अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। हो यह रहा है नाज़रीन कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिलना नहीं चाहते, लेकिन कुछ आइनी और कानूनी मजबूरियां वज़ीर आज़म के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। आइनी तौर पर 12 मार्च तक सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर हो जाना चाहिए, लेकिन यह आइनी तकाजा मुलाकात ना करने की ख्वाहिश पर तकमील तक नहीं पहुंच पा रहा। फिर नाज़रीन होता क्या है, फिर हुकूमती पार्टी ने एक और हल निकाला। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मिलना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को एक खत लिख दिया और खत के जरिए ही सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्शन कमीशन मेंबरान के लिए नाम मांगे गए। इससे कबल भी 2 खतूत अपोजिशन लीडर को लिखे गए थे, एक 11, दूसरा 26 मार्च, और शहबाज शरीफ ने दूसरे खत का जवाब भी दिया था और उस खत में नाज़रीन एतराज़ात उठाए थे। इनके जवाब में फिर वज़ीर आज़म ने लिखा खत, इसकी कोई वजूहात नहीं है। मैं आपको खत का मतन पढ़ के सुना रहा हूँ। इसकी कोई वजूहात नहीं बताई गई कि क्यों वज़ीर ख़ारजा का 11 मार्च का खत आईन वर्जी है। आपका दूसरा एतराज़ है कि हमारा 26 मार्च का खत आइन की रूह के मुताबिक नहीं, मुबहम, अमूमी और नाकाबिले फ़हम है। कैसे ये खत आइन के रूह और मकसद के मुताबिक नहीं है, इसकी वजाहत आपने नहीं की। ये खत मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक था। आपके तीसरे एतराज़ के मुशावरत के अमल में देर हो चुकी है और ये आइन के आर्टिकल 215(4) की खिलाफ वर्जी है, लेकिन आइन के आर्टिकल 213 की ज़ेल शिक 2A ये तजवीज़ नहीं करती कि मुशावरती अमल के लिए मखसूस दिनों अफराद में से एक का अमल जो है, यानी दो फरीक है ना, उनमें से एक जो है वो उस अमल का आगाज़ कौन, हु इनिशिएट्स द डायलॉग। आपने मशावरती अमल को शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। खत में आइन के आर्टिकल 254 का भी हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक जब कोई काम आइन की रूह से एक खास मुद्दत में करना हो और इस मुद्दत में पूरा न किया जाए तो फिर इस अमल को सिर्फ इस वजह से कलदम नहीं किया जाएगा, यानी ये कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद भी किया जा सकता है। खत में नाज़रीन ये भी कहा गया कि मैं बतौर वज़ीर आज़म आइन के आर्टिकल 213(2A) के तहत आपसे ये मुशावरत कर रहा हूँ और ये आर्टिकल तहरीरी मुशावरत से इनकार नहीं करता, यानी ख़तो किताबत के ज़रिए लिख के ये मुशावरत हो सकती है। ख़त तहरीरी मुशावरत को साबित करने के लिए कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 282 का हवाला भी दिया गया। इस खत में नाज़रीन खत में मज़ीद कहा गया कि आपको 26 मार्च और ये वाला ख़त भेजने का मकसद आपके साथ मौसर मकसद और नतीजा खेज मुशावरती अमल करना है, ताकि मुतलकुल अन्नानी और गैर मुनसिफाना अमल की शिकायत की कोई जगह ना हो। खत के आखिर पे क्या लिखा गया वो जरा गौर कीजिएगा। खान साहब ने कहा, मैं फिर जोर दूंगा कि आप मुशावरती अमल में बजरिया तहरीर अपनी राय देकर शरीक हो। अगर आप मुशावरती अमल में शरीक नहीं होते, गौर कीजिएगा, तो पाकिस्तान की आवाम और मैं ये ख्याल करेंगे कि आप कानूनी अमल से गुरेजा हैं, अदम ताउन की सूरत में आइनी तरीक़ाकार पर अमल करेंगे। ये आइनी तरीक़ाकार क्या होगा, इसकी नाज़रीन कोई खत में वजाहत मौजूद नहीं है। नाज़रीन वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मिलना नहीं चाहते, उनकी अपनी रीजंस होंगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुशावरत के लिए बिलमुशाफ़ा मुलाकात ज़रूरी नहीं, यानी फेस टू फेस मिलना ज़रूरी नहीं। तहरीरी मुशावरत पर कोई कतगन नहीं है, लेकिन अपोजिशन इस बात से मुत्तफ़िक नज़र नहीं आती। लेकिन नाज़रीन आइनी और कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की कई मौक़े पर मुशावरत ज़रूरी है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने तैनात करना है, आगे चल के इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, फिर साथ में नैब के चेयरमैन, इन सब के लिए ज़रूरी है। तो होगा क्या कोई आइनी डेडलॉक पैदा होगा? बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब तलाल चौधरी साहब। चौधरी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल मैं नहीं करूँगा, सवाल उठाया था वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब ने। वो सवाल क्या था आप सुन लें, इसका जवाब दे दीजिएगा। सुनाएं जी। मुझे तो समझ नहीं आती कि जब नहीं मिलना चाह रहे शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर, तो उनको इतना क्या प्रॉब्लम है? भाई एक बंदा नहीं मिलना चाह रहा तो जरूरी मिलना। भाई सिंपल बात है, कंसल्टेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि आपने इनकी शक्ल देखनी जरूरी है? कंसल्टेशन तो फोन पे भी हो सकती है, कंसल्टेशन तो किसी को दरमियान में डाल के भी हो सकती है। जी तलाल चौधरी साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लेकिन अगर आप किसी की शक्ल देखना चाहें या ना चाहें, मगर आपकी कुछ आइनी ज़िम्मेदारियां होती हैं और उस आइनी ज़िम्मेदारी में लिखा है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो अपोजिशन लीडर से मीनिंगफुल कंसल्टेशन करेंगे, और उसमें वज़ीर आज़म लिखा है और अपोजिशन लीडर लिखा है। वहाँ ना इमरान खान लिखा है ना शहबाज शरीफ लिखा है।
सो ये इन दोनों की जिम्मेदारी है। हम तो वो जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, मगर मामला ये है कि न जाने ये किसी न किसी तरह बन तो गए हैं, मगर अभी भी आईनी जिम्मेदारी हो या कौमी मुफाद का मामला हो, अपनी पसंद नापसंद को ज्यादा अहमियत देते हैं, कौमी मुफाद से भी और आईनी जिम्मेदारी से भी। यानी आपको याद होगा, थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड में आपको लेकर जाऊं, कि इंडिया वाले मामले पर जब टेंशन अरूज पे थी तो हुकूमत ने एक जो मीटिंग रखी जिसमें पार्लिमानी लीडर को बुलाया, वहां वजीर आजम खुद नहीं आए। भाई आपका क्या ख्याल है कि हम कोई आपकी शक्ल देखने के लिए आपको मिलना चाह रहे हैं? हम तो एक आईनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाह रहे हैं, और कम से कम दूसरी साइड पर हम आपका लोगों को असल चेहरा भी दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारी भी पूरी करना मुनासिब नहीं समझते। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है, मुलाकात क्यों नहीं करना चाहते खान साहब? देखिए, मुलाकात अगर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसका बैकग्राउंड तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप देख लें कि इंडिया के साथ जब मामला थे तो ये बिल्कुल उस वक्त ना आए। उससे पहले आपको याद है कि पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से जो रवायत थी कि अपोजिशन लीडर जो है वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, इन्होंने वो ना बनाया, लेकिन आखिरकार अपोजिशन जब इकट्ठी हुई तो फिर मजबूर हुए घुटने टेकने पर। इसी तरह कौमी मुफाद के मामले पे भी अपोजिशन ने पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, कौमी मुफाद का ख्याल किया और अपना रोल प्ले किया। हालांकि इनकी जिस तरह की तबीयत थी, जिस तरह असद उमर ने बिलावल साहब का मजाक उड़ाया, फिर इसी तरह इमरान खान ने अगले दिन कहा कि वो तो कोई कायदे आजम का मुंह बनाकर बात कर रहा है, कोई फलाना, यानी जिस तरह की वो एक स्टेज ड्रामों वाली एक्टिंग वो कर रहे थे, उस मामले के बावजूद अपोजिशन ने एक जिम्मेदारी का रोल प्ले किया। अब आ गया एक आईनी मामला ये है कि कम से कम आईनी मामले पर तो आप अपना पूरा करें। आपने एक फोकल पर्सन बना दिया, अब फोकल पर्सन का हाल देख लें। फोकल पर्सन बनाया आपने जी वजीर खारजा को, वजीर खारजा साहब ने एक खत लिखा, एक खत आपने लिखा, वजीर खारजा के खत में और नाम थे जो आपने फोकल पर्सन बनाया, आपके खत में और नाम है। यानी आपको अपने फोकल पर्सन पे भी या तो एतबार नहीं या फिर आपकी कोऑर्डिनेशन ही कोई नहीं है। और उसके बाद इस तरह की ये मीनिंगफुल है क्या बात? ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन है? और हम तो कानूनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। यकीन नहीं करेंगे सर, आप चाहते हैं कि फेस टू फेस बात हो, मुकालमा हो, ताकि अगर किसी को कोई बात नापसंद भी है तो वहीं पर तय हो जाए। आप समझते हैं लिखपत जो है या खतो किताबत है उससे काम नहीं चलेगा? देखिए, एक तो कल इजलास रखा गया अपोजिशन की तरफ से। अपोजिशन लीडर सिर्फ खुद नहीं, अपनी जमात को नहीं, बल्कि जो बाकी सियासी जमातें हैं अपोजिशन में, उनसे भी वो मुशावरत करेंगे। फिर उसके बाद लीगली इसका एक खत का हम जवाब कल बाकायदा जो है लॉ पॉइंट से और सियासी दोनों जवाब इनको देंगे। बिल्कुल, अगर मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो सकती है तो हम तो करने को तैयार हैं हर तरह। हमें तो इनकी, आपका क्या ख्याल है, इनकी शक्ल, भाई इनकी शक्ल तो अब कोई भी देखना नहीं पसंद करता, बल्कि मेरा मतलब है सारे लोग समझते हैं। तो ये शक्लों पर ना जाएं और हमें आईनी रोल पर अपने रहना चाहिए, जो रोल आईन ने हमें तहवीज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर बात पर्सनालिटीज की नहीं है सर, ऑपोजिशन लीडर की और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होनी है। ये इमरान खान की और शहबाज शरीफ की मुलाकात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं बल्कि अगला शॉट प्रोड्यूसर साहब उसको रेडी रखें और तलाल चौधरी साहब को सुनवाएं। मियाँ साहब की सेहत के हवाले से भी, जो कि वफाकी वज़ीर है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, शिकायत के लिए, या उनकी राय जो उन्होंने दी है, एक दफ़ा वो सुनाएं, इस पर राय लेंगे चौधरी साहब की। माशाल्लाह हफ्ता हो गया घर बैठे हुए हैं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं कितने बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। जब से तनाव, जहनी तनाव कम हुआ है, वो तो माशाल्लाह खैर अच्छा है। मरियम बीबी की भी कोई ट्वीट नहीं आई, हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं अब अल्लाह उनको सेहत दे। मेरे ख्याल में तो इनको अपनी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग से ज्यादा एक फैमिली मीटिंग करनी चाहिए, और फैमिली मीटिंग में तय करें कि पाकिस्तान के लोगों के पैसे कैसे वापस करने हैं। जी तलाल चौधरी साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो मैं उनकी समझता हूं कि उन्होंने कहा फैमिली मीटिंग होनी चाहिए। यकीनन वो एहसास कमतरी का शिकार है क्योंकि उनके लीडर की तो फैमिली है ही कोई नहीं, वो कभी ज़िंदगी में फैमिली बना ही नहीं सके, और उन्हें पता ही नहीं है कि फैमिली में कौन से रख रखाव, कौन सी रवायात होती हैं।
मियां नवाज शरीफ की तो फैमिली की लोग एग्जाम्पल देते हैं, वो मशरकीपन, उनके मेरा मतलब किस तरह बड़ों का एहतराम, किस तरह घर में इकट्ठा रहा जाता है, किस तरह एक दूसरे का अदब किया जाता है। बाकी हमारी फैमिली, उनकी तो मुलाकात होती रहती है, इनकी अपनी पार्टी की मुलाकात होनी चाहिए। आपने देखा नहीं कि वो वजीर खारजा क्या फरमा रहे हैं अपने सीनियर तरीन जो उनके लीडर जहांगीर तरीन के बारे में? तो मेरा ख्याल ये मुल्क चला रहे हैं, इनकी पार्टी की जो मीटिंग है ना वो ज्यादा जरूरी है। हम इंशाल्लाह ताला वो उनकी फैमिली भी मिलती है और पूरी पार्टी भी मियां नवाज शरीफ के पीछे खड़ी है। बाकी रही सेहत का मामला, ये बड़ा अच्छा किया आपने, ये इनका शॉर्ट सुनाया और ये सवाल पूछा। पहले भी ये इसी तरह गोल सा मुंह बनाकर मेरे भाई जो है वो झूठ बोल देते थे, कभी कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते थे फवाद साहब, उधर से चौहान साहब थे वो प्रोफेसर बने हुए थे, यानी ये खुद ही लोगों को बहुत सारी चीजें बताते थे। लेकिन जब कोर्ट में मामला गया तो हमारा मौक़िफ़ ठीक साबित हुआ कि मियां नवाज शरीफ को इलाज की जरूरत है, मियां नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो रहा। और ये लोग तो कहते थे वो इलाज नहीं चाहते, वो एनआरओ चाहते हैं, वो लंदन जाना चाहते हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहते। ये झूठे साबित हुए हैं कोर्ट में पहले भी, और उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ ठीक साबित हुआ। इंशाल्लाह ताला अभी भी कोई मामला जो है वो इनका मामला नहीं है, इन्होंने एवेल्युएट नहीं करना कि भी हमने उस कोर्ट ऑर्डर को या उसमें सही अमल कर रहे हैं कि नहीं। उस जमात की जो कि इस वक्त आपके साथ एक अपोजिशन में आपके साथ बैठी है और कई मामलों पर कई नजरियाती आपके इस वक्त जो है वो इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर शख्सियत एतजाज एहसन साहब वो कहते हैं एनआरओ हो गया है, एक दफा वो भी सुनने से इसका जवाब भी दीजिएगा जी। अरेंजमेंट तलाल चौधरी साहब, एतजाज साहब ये बता रहे हैं कि शरीफ खानदान वो खामोश रहेगा, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन की सियासत नहीं करेंगे, ईसीएल में उनका नाम निकाला ही इसलिए गया कि जब दिल चाहे वो बाहर चले जाएं। ये अब वो जमात के मेंबर हैं सर जो इस वक्त आपके हम कलाम भी है, हम नवा भी है। देखिए, एक तो चॉइस साहब बड़े सीनियर हैं और मुझे मुनासिब नहीं लगता कि जब वो इस तरह की बात करते हैं तो फिर हमें उसका जवाब देना पड़ता है। चॉइस साहब को एक तो ज़्यादा ख्याल करना चाहिए अपनी लीडरशिप का और पीपल्स पार्टी के मामलों का, उनके मुकदमात का, उनके रेफरेंसों का। ये एनआरओ पहले भी इन्हीं की जमात ने लिया था और ये उन्हीं के वकील थे, ना हमारे वकील इस कोई है, ना हमने कभी ये एनआरओ की बात की है। और ये मामला ये है, देखिए मुनासिब नहीं है इस तरह की ये गुफ्तगू, और बड़े सीनियर हैं चॉइस साहब के हम बड़ा लोगों अपना जो एहतराम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेरा अपनी शख्सियत के बारे में वो बहुत सारी इमेज चॉइस साहब की पिछले कुछ देर में ख़राब हुई है। अब तो चॉइस साहब मुझे अपनी पार्टी के भी साथ साथ नज़र ज़रा करीब कम नज़र आते हैं, तो मेरा ख्याल है चॉइस साहब का एनआरओ शायद अपनी पार्टी कि कोई से माजी की याद की वजह से कह रहे हो, हमारा ना इससे कोई तल्लक है। और वैसे भी एनआरओज होते हैं आमरीयतों के दौर में, एनआरओ कभी जिस तरह की भी ये लूली लंगड़ी या समझ लें कि ये एक कठपुतली जमहूरियत है, उसमें एनआरओ कोई ना दे सकता है ना हो सकता है। कठपुतली तो आपने खुद कह दिया ना चौधरी साहब, जब कठपुतली जमहूरियत है तो इससे मतलब है कि कहीं और से डोरें हिल रही हैं, तो फिर अगर डोरें कहीं से हिल रही हैं तो फिर एनआरओ भी हो सकता है, क्योंकि खबरें ये भी आई थी, इसकी आप तस्दीक कर दीजिएगा या तरदीद कर दीजिएगा, मरियम नवाज साहबा की कुछ मुलाकातें हुई और बड़े हाई लेवल पे मुलाकातें हुई, वहां पे कुछ चीजें तय हुई, कुछ तस्फिये हुए। देखिए, एक तो बिल्कुल मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं, और ये मैं पहले भी ये सवाल उठा था कि मरियम साहबा की कोई मुलाकात स्वाय वो अपनी फैमिली के साथ, मियाँ साहब की वालदा और अपनी दादी और अपने बच्चों के साथ उनको टेक केयर करती रही, मियाँ साहब की टेक केयर करती रही, अपने लीगल मामलात को देखती रही। उन्होंने तो पार्टी मामलात भी काफ़ी अरसे से वो उसके ऑफिस भी नहीं आती जाती और वो भी नहीं देखे। बिल्कुल मैं इसकी तरदीद करता हूं। ये अमूमन होता ये है कि जो लोग केसेस को समझते हैं और वो समझते हैं कि किसी स्टेज पर अब नून लीग को या उनके रहनुमाओं को आखिरकार रिलीफ मिलना ही मिलना है। अब वो मामलात, वो केसेस जो कि घड़े गए हों, वो ज़बरदस्ती से बनाए गए हों, तो वो यकीनन वो तो फिर ठहर नहीं सकते। तो वो फिर जब कहीं रिलीफ का मामला करीब आता है, किसी अदालत में चीज़ कोई ज़मानत की है या रिलीफ की है, किसी अपील की है, तो वो फिर इस तरह की कोई ना कोई कहानी घड़ लेते हैं। बाकी मामला ये है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि क्या एनआरओ लेने वाले अपनी बेटी को लेकर जेल जाने के लिए आते हैं। एनआरओ लेने वाले यहां से
चले जाते हैं, वापस जेलों के लिए नहीं आते, और एनआरओ लेने वाले इतने लंबे सफर तय नहीं करते। वो फिर वजारत उज़्मा भी ना जाती, फिर उसके बाद मुकदमात, फिर जेलें, फिर हुकूमतें गई। मेरा मतलब है एनआरओ के लिए नहीं, मामला असूली पर है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में चौधरी साहब समझते हैं कि सर, आप समझते हैं कि एनआरओ नहीं मिल रहा, इंसाफ मिल रहा है? देखिए, जो केसेस हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केसेस जो हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ये केसेस जो हैं ये सिर्फ सियासी बुनियाद पर बनाए गए, और इसकी टाइमिंग भी बड़ी सियासी थी। यानी ये तमाम के तमाम जब इलेक्शन ईयर और उसके नताइज कब आए, उनकी इफेक्ट्स क्या सियासी तौर पे हुए, तो हमारी बात आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म देख लें, आप लाहौर हाई कोर्ट का वो साफ पानी का देख लें, आशियाना का फैसला देख लें, कहाँ गई करप्शन की मामले, कहाँ गए। और आपने वो एहतसाब कोर्ट में वालों ने भी लिख दिया था कि करप्शन तो हुई नहीं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कोर्ट्स में ये मामला यकीनन ये रिलीफ मिल रहा है, वो आज नहीं तो कल मिलना है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कभी यकीन है कि इंसाफ भी हमें इसी अदालतों से मिलेगा। तो ये इंसाफ ही है ना चौधरी साहब? फिलहाल देखा जाए तो मियां साहब की जमानत होना मेडिकल ग्राउंड्स पे, फिर शहबाज शरीफ साहब का जो उनकी जमानत हो जाना, और फिर अदालत का ये कहना कि 65 दिन में नैब कुछ प्रूव नहीं कर सका, तो मेरा ख्याल है जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जो इस वक्त अदलिया कायम है, उसमें आपको और आपकी जमात को इंसाफ मिल रहा है? देखिए, एक तो मामला ये है कि बहुत सारी चीज़ों को कई दफ़ा जोड़ दिया जाता है कि खुदा न खास्ता हम किसी अदलिया पे एतमाद नहीं कर रहे। देखिए, दो चीज़ें हैं, अलग-अलग देखें दोनों चीज़ों को। एक मामला हमारा है कि हम अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जवाब देते हैं। जब इमरान खान एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब इसी तरह फवाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसी तारीख से एक दिन पहले, या फिर इसी तरह कोई जो स्पोक्समैन है पंजाब का वो जाली लेटर ट्वीट करेगा, तो हम जवाब देंगे। जब हम जवाब देते हैं तो ये कहते हैं कि शायद हम कोई किसी पे तनकीद कर रहे हैं, हम हालांकि तनकीद इन पे कर रहे होते। दूसरा हमारा कंडक्ट है, वो है अदालत के अंदर एक फैसला हुआ, हमने तस्लीम किया, बड़े से बड़ा वजारत उज़्मा से उतारा गया, 1 मिनट में उतरे, जेल में भेजा, खुद चलकर जेल गए। उसके बाद एक अदालत में हमें फैसला अगर हमारी समझ में नहीं आया, हम उसकी अपील में अगली अदालत में गए, फिर अगली अदालत में उसकी अपील में गए, उससे बड़ी अदालत में गए। सो हमने अदालतों पे, फिर किसी बेंच पे आधी दर्जन से ज्यादा अदालतों पे मियां साहिबान और हमारी लीडरशिप के खिलाफ केसेस चल रहे। किसी जज साहब पर, किसी बेंच पर, किसी पर हमने आज तक इतराज नहीं किया। इत्माद है तो इतराज नहीं किया, अपील लेकर जाते हैं तो इसका मतलब इत्माद है। सो ये कंफ्यूज ना किया करे। अपोनेंट्स के साथ हम हिसाब बराबर रखेंगे, जैसा वो बयान देंगे उसका जवाब देंगे, मगर अदालत का एहतराम और अदालत के अंदर से रिलीफ इंशाअल्लाह ताला हमें मिलेगा भी। और ये साफ नजर भी आ रहा है क्योंकि हमारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और हुकूमत को खुद साख्ता इदारों का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए, इससे इंसाफ का पूरा अमल मशकूक हो जाता है। ये बात हर जो तबका है, चाहे वो सियासी हो या सहाफ़ती हो, तलाल साहब, ये हरफ तनकीद बनाता है हुकूमत के इस तर्ज अमल को कि आप इदारों का खुद से तर्जुमानी बंद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपके वक्त का। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक अहम चीज आपको बताने जा रहे हैं। अस्करी इदारे कुछ और बात करते हैं, इमरान खान साहब वो भारत को लेकर एक और मौकफ रखते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने आज एक मुख्तलिफ मौकफ अपनाया। आखिर ये तीनों एक पेज पर क्यों नहीं है, इस वक्फे के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है और ISPR के मुताबिक आज खोई रत्ता सेक्टर में भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे 3 खवातीन जख्मी हुई हैं। जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी हुए हैं। आगे बढ़े, आज और डेवलपमेंट होता यह है कि आज रावलपिंडी GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। नाज़रीन, मशरकी सरहद पर सूरत हाल का जायजा लिया जाता है और इस अज़्म का इज़हार किया जाता है कि अगर मशरकी सरहद पर कोई मिस एडवेंचर किया गया, ये इंडियन बॉर्डर की बात कर रहा हूं, और जारियत की गई तो वतन का भरपूर दिफा किया जाएगा। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एक अहम टेलीफोन कॉल की गई। नाज़रीन, टेलीफोन कॉल करने वाले थे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, और कॉल जिन्हें की गई
वो थे अमरीकी हममनसब माइक पॉम्पियो। जी हाँ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका से कहा कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात फिर से शुरू कराने के लिए अमरीका अपना किरदार अदा। नाज़रीन रुकिएगा, आज सीज़ फायर वायलेशन होती है, बॉर्डर पे लोग मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं, माजरत के साथ ये वायलेशन अब एस्केलेट होती है और यहाँ पे माइक पॉम्पियो को कॉल जाती है। कड़ियाँ आपने खुद मिलानी है। अब से चंद रोज कबल नाज़रीन 27 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा था कि भारत जंगी जुनून में मुब्तला है और भारतीय इंतखाबात से कबल इसकी जानिब से कोई मजीद हमला खारिज इम्कान नहीं है। इससे पहले कौम से खिताब में भी वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि भारत की जारहियत इलेक्शन में सियासी फायदे के लिए हो सकती है, यानी जब तक भारत में इलेक्शंस नहीं होते भारत का ये रवैया बरकरार रखेगा। सुने आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कॉल भी करते रहे, जो उन्होंने अटेंड नहीं की। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे वज़ीर आज़म आगाह है कि भारत के जारहाना रवैये की वजह क्या है। उन्हें पता है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे भारत में ये मोदी सरकार का रवैया रहेगा। हमारी फौज भारत को बता रही है कि किसी मिस एडवेंचर की कोशिश मत करना, हम तैयार हैं। दूसरी जानिब हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं जो अमेरिका से मिन्नतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के भारत के साथ मुज़ाकरात कराए जाए। हालिया दिनों में नाज़रीन ये तीसरी बार है जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म से इख्तलाफ किया है। पहली बार जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम बदलने की बात की तो शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा था, उनका शॉट भी हम आपको सुना सकते हैं, वक्त कम है, लेकिन ये इख्तलाफात खुल के सामने आए थे। दूसरी बार जहांगीर तरीन का मामला, इमरान खान की हिदायत पर काबीना इजलास में जहांगीर तरीन आते हैं, ये बात कुरैशी साहब को बुरी लगती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका वो बरमिला इजहार कर देते हैं। तीसरी बार ये है कि जब वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि भारत इंतखाबात से कबल कोई हमला कर सकता है, मिस एडवेंचर कर सकता है, हमारे कोर कमांडर्स भी मशरकी सरहद पर मौजूद खतरे की निशानदही कर चुके हैं और वज़ीर भारत से कशीदगी कम कराने के लिए अमरीका से कह रहे हैं या दूसरे लफ्जों में मिन्नतें कर रहे हैं। जब तय है नाज़रीन के भारत इंतखाबात से पहले पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुनेगा, उसको पाकिस्तान से जो नफरत है वो अपने मुल्क में अपने बासियों को दिखा के वोट लेना है, तो फिर हम क्यों मिन्नतें कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया नन अदर देन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब, आज भी 3 लोग जख्मी होते हैं बॉर्डर पार फायरिंग से। अब हमारे वजीर आजम भी कह चुके हुए हैं कि भारत में जब तक इंतखाबात नहीं होते भारत मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आएगा। आप क्यों अमेरिका से कह रहे हैं कि वो अपना किरदार निभाए? देखिए, वो तो हमें भी इस चीज का इल्म है, इतराक है कि इलेक्शन तक तो बातचीत मुमकिन नहीं दिखाई दे रही है। बड़ी वाज़ेह बात है। बात ये है कि अगर इस खित्ते का अमन और इस्तेहकाम अमेरिका चाहता है, हम यकीनन चाहते हैं, तो उन्हें भारत को कायल करना होगा और उनका उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, अब उनकी पार्टनरशिप है कि पाकिस्तान के साथ जो हल तलब मसाइल हैं उनको गुफ्तगू शदीद से हल किया जाए। उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। आपने देखा कि अभी पुलवामा के वाक़े के बाद जब कशीदगी में इजाफा हुआ तो पूरी दुनिया में अलार्म बेल्स बजी और पूरी दुनिया चौंक गई कि ये क्या होने वाला है। तो वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्हें इस चीज़ का भी अब इल्म है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जो है वो खासी बिगड़ रही है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि उसके खिलाफ एक रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। तो ये खासा एक फ्लैश पॉइंट तो कुरैशी साहब, अमेरिका से दरख्वास्त करना कि वो किरदार निभाए, पाकिस्तान की तरफ से डेस्परेशन या जिसको बेचैनी कहते हैं इसका इज़हार तो नहीं कर रहा? नहीं, डेस्परेशन नहीं है। पाकिस्तान अपना ज़हन दे रहा है कि हमारी तरफ से कोई हिचकिचाहट या कोई रुकावट नहीं है और हम एक मीनिंगफुल डायलॉग चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ और दुनिया भी ये चाहती है। तो अब रुकावट किसमें है?
रुकावट अगर है तो वो भारत की तरफ से है, तो वो अगर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर ले। इससे पहले भारत हम पे इल्जाम लगा चुका है कुरैशी साहब, जब अभिनंदन को वापस किया गया, भारत का कहना है कि हमने अमेरिका के प्रेशर में आके ऐसा किया। अमेरिका से हमारी दरख्वास्त भारत के इस बयानिए को तकवीत नहीं देगी? हरगिज़ नहीं, वो भी जानते हैं। और आज मेरी सेक्रेटरी पॉम्पियो से बात हुई, उन्होंने खुद इस चीज का एतराफ किया और अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने जो अज खुद फैसला किया था उनके भारतीय पायलट को लौटा देने का, वो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट हुआ है और हमने भी बहुत उसको सराहा है। और हम समझते हैं कि डी एस्केलेशन में उसने हमारी मावनत और हमारी मदद की है, क्योंकि अमेरिका भी तो चाह रहा था कि डी एस्केलेशन हो और बहुत से ममालिक चाह रहे थे डी एस्केलेशन हो। तो पाकिस्तान के इस मूव ने, जिसपे हमने पायलट वापस किया, अपने सफीर को वहां वापस भेजने का फैसला किया, उससे डी एस्केलेशन में आसानी पैदा हुई। और ये वो एतराफ कर रही है ये हमारा अज खुद हमारा इंडिविजुअल यूनिलैटरल फैसला था। ठीक है कुरैशी साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी आज इस बात पर तशवीश का इज़हार किया गया कि भारत दोबारा एडवेंचर कर सकता है। अमेरिका से राब्ता करने पर और उनको किरदार निभाने पर आमादा करने पर क्या अस्करी इदारे भी एतमाद में हैं? वो भी, उनको भी एतमाद में लिया गया? देखिए, अस्करी इदारों की अपनी जिम्मेदारियां हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बतरीके एहसन निभाया है और पूरी कौम ने उसको सराहा है। यानी उनको यकीनन जिसे कहते हैं ना मोहतात रहना है और तैयार रहना है। किसी भी अचानक किसी सरप्राइज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन ख्वाहिश तो हर जी शऊर शख्स की यही होगी कि अमन रहे। कुरैशी साहब, ये कॉल जो है आपकी, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद की गई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका मतलब है कि उनका एतमाद भी और उनकी सपोर्ट भी इस डिसीजन में शामिल है। देखिए, ये पाकिस्तान की कंसिस्टेंट स्टेटेड पॉलिसी है, ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हम अपने मसाइल को गुफ्तो शुनीद से हल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी राय में इसके अलावा और कोई माकूल रास्ता है ही नहीं। तो ये तो इसमें तो एक यकसुई है। तो कुरैशी साहब, रद्द अमल क्या था आपका ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो सजेशन कह लें या दरख्वास्त कह लें, अमेरिका की तरफ से इसका रद्द अमल आपको क्या मिला? देखिए, इसको दरखास्त आप उसको लफ्ज देना चाहें तो आपकी मर्जी है जी। जो गुफ्तगू हुई वो हमारी ओवरऑल सूरत हाल को हमने असेस किया कि क्या हुआ और हम कहाँ खड़े हैं और हमारी बिगाड़ की वजूहात क्या बनी और उसको चीजों को नॉर्मलाइज करने में डी एस्केलेशन में क्या क्या इक़दाम दरकार हैं और किसकी क्या जिम्मेदारी ठहरती है। तो अच्छी बात हुई। अफगानिस्तान के मामलात पर भी जो अब तक पेशरफ्त हुई है उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि पाकिस्तान का उसमें बड़ा मुस्बत किरदार रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि ज़ल्बे खलीलजाद जो है वो अब इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो आपको जो लेटेस्ट सूरत हाल है और जो कंसल्टेशंस वहाँ हुई हैं वो उनसे आपको आगाह करेंगे। वो अपनी मशावरत के बाद वो अपने मुख्तलिफ जो उनके इंटरेक्शंस हुए हैं रूस के साथ, चीन के साथ, दीगर ममालिक के साथ, काबुल से होते हुए वो आएंगे तो उसके बारे में वो हमें एतमाद मिलेंगे। तो ऑन द होल बायलैटरल इश्यूज हमारे हैं। हमने अपनी रिलेशनशिप को जिसपे बहुत खिंचाव और तनाव था उसको रीसेट करना है और किस तरह करना है और उसके लिए माहौल हमें कैसे बनाना है उस पर बात हुई। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी मैंने पूरा पाकिस्तान का नुक्ता नजर उनकी खिदमत में पेश तो कुरैशी साहब, जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सफीर का जो ट्वीट था उस पर भी क्या आपने उनको बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम के जज्बात तक को हर्ट किया उस ट्वीट ने? देखिए वो तो जज्बात तो मैं समझता हूँ कि वो उनको हरगिज ऐसा
नहीं करना चाहिए था, इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है, लेकिन इस गुफ्तगू में ये जिक्र नहीं आया अफगानिस्तान के सफीर का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का। आपको बताएं, अखबारी रिपोर्ट्स चंद ये कहती हैं कि BRT पेशावर का जो मंसूबा है उसमें 7 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, ये रिपोर्ट और ये बयान, ये क्लेम किसी और का नहीं बल्कि खुद एक सूबाई इदारे का है। किस हद तक सदाकत है ऐसी अखबारी रिपोर्ट्स और क्लेम्स में, बात करेंगे शौकत यूसुफजई साहब से इस वक्त के बाद। जनाब, एक बस का ट्रैक बनाना था, पता नहीं वो बन के क्यों नहीं दे रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर BRT में ताखीर पर कार्रवाइयों का बिलाखिर आगाज कर दिया। पहले मरहले पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ओहदे से हटा दिया गया। नाज़रीन, इसके साथ साथ मंसूबे पर करप्शन और किकबैक्स के इल्जामात भी सामने आए हैं और ये इल्जामात कोई और नहीं लगा रहा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपनी इंस्पेक्शन टीम लगा रही है। ये कहना है कुछ अखबारी रिपोर्ट्स का, जिसमें रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 1 अप्रैल को इससे मुतालिक एक खबर शाया होती है। अब मुताबिक नाज़रीन, सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने जो रिपोर्ट जमा कराई इसमें दर्ज है कि कुछ लोगों ने मंसूबे में 7 अरब रुपए के किकबैक्स दिए हैं। इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट में लिखा गया है कि BRT किसी भी मंसूबा बंदी के बगैर लॉन्च कर दिया गया, यानी प्लानिंग कोई नहीं थी, और यही वजह है कि मंसूबे में बार बार तब्दीली करना पड़ रही है। नाज़रीन, ये तब्दीली कितनी बुनियादी नौयत की है और कितनी मजे का खेज भी। इसकी मिसाल तब सामने आई जब मालूम हुआ कि रीच 3 में ट्रैक की चौड़ाई कम है और 2 बसें, अब अंदाजा लगाएं, यहां से 2 बसें इकट्ठी नहीं गुजर सकती। जिन्होंने लाहौर मोटर पे देखी उनको अंदाजा है कि 2 बसें पैरेलल गुजर सकती हैं। इसके बाद 6-6 इंच मजीद चौड़ा करने के लिए ट्रैक को फिर से तोड़ा गया और यही बात अब इंस्पेक्शन टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि मंसूबे में मंसूबा बंदी नजर ही नहीं आ रही। इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक BRT के रूट में और भी बहुत सी खामियां हैं। जी हाँ नाज़रीन, जो एलिवेटेड सेक्शन है, यानी जिसको हम ओवरहेड ब्रिज वगैरह कहते हैं, वहां भी तामीर में हिसाब किताब की गलतियां हैं, मेजरमेंट्स की गलतियां हैं और इन गलतियों की वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम रहेगा। नाकिस मंसूबा बंदी की एक मिसाल ये कि एक ट्रैफिक सिग्नल पेशावर क्लब के करीब और इससे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर एक और ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है। 50 मीटर ये कोई डिस्टेंस नहीं होता। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक BRT की कई स्टेशन पर ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट नहीं दिया गया। इंस्पेक्शन टीम ने यह भी लिखा कि BRT रूट के साथ जो रोड है इसकी चौड़ाई नाकाफी है और वो भी ट्रैफिक जैम्स का सबब बनेगी, यानी पेशावर के शहरियों की मुश्किल खत्म नहीं होगी, इसके बनने के बाद इसमें मजीद इजाफा होगा। इसका हल निकालने के लिए फिर सड़क किनारे बने प्लाजे और दुकानें गिराना पड़ेंगी, लोगों का कारोबार तबाह होगा, वो सड़कों पर आ जाएंगे। नाज़रीन, मंसूबे की लागत 68 अरब रुपए बयान की जाती है, लेकिन हिसाब किताब की जो गलतियां हुई हैं इन्हें दुरुस्त करने के लिए मजीद रकम यानी मजीद पैसे चाहिए होंगे। इसके साथ साथ एक खबर रोजनामा एक्सप्रेस में छपी जिसके मुताबिक पेशावर में BRT मंसूबा 25,000 पौधे और दरख्त भी निकल चुका है। जी हाँ, हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, सदर और दीगर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, ग्रीन बेल्ट भी खत्म हो चुकी है। जो दरख्त उखाड़े गए इनमें से 100 साल पुराने दरख्त भी मौजूद हैं और ये सब इस हुकूमत के दौर में हुआ जो 1 अरब दरख्त लगाने के दावे करती है। क्यों हुआ, बात करने के लिए मौजूद है इस सूबाई वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब और हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर जनाब आफाक साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफजई साहब, ये रिपोर्ट कह रही है, अखबारी रिपोर्ट है, अखबार ये कहते हैं 7 अरब रुपए की करप्शन हुई है। एक बात मिसमैनेजमेंट इससे अलहदा, इस मिसमैनेज की वजह से जो मजीद खर्चा होगा वो अलहदा। सर, जिम्मेदार कौन है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि आपने ये 7 अरब रुपए की बात कहाँ से की है। रिपोर्ट में किस जगह पे लिखा हुआ है कि 7 अरब की करप्शन हुई है। मुझे तो हैरत होती है कि किस तरह की आप मतलब इतने रिस्पॉन्सिबल, और ये आप, मुझे नहीं पता है कि जो आपके पास रिपोर्ट होगी कोई ख़ास रिपोर्ट है, क्योंकि जो इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है उसमें तो कहीं भी 7 अरब का जिक्र नहीं है। मैं नहीं 7 अरब का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। मैंने तो नहीं हुई कि कितने अरब का है? नहीं, मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा। आप कहते हैं कि 7 अरब की करप्शन हुई है, तो मैं आप बताएं कि आपने कहाँ से देखी है, कौन से सफ़े पे है, ताकि मैं पढ़ लूँ ना। मेरे पास है, मैंने पढ़ी है और उसमें रिकमेंडेशन है, उसमें ये ज़रूर है
कि अगर ऐसा होता तो इतना अच्छा होता। वो अपनी जगह रिकमेंडेशन, क्योंकि आप किसी को भी आप कहें, कोई भी इदारा हो, कोई भी हो, उस बेहतरी की गुंजाइश हर जगह रहती है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जी इतने अरब की करप्शन हुई है, मैं चैलेंज करता हूँ एक पाई की करप्शन का भी चैलेंज करता हूँ। ये जो देखें इस तरह की बातें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये BRT, और ये मैं कहता हूँ सबसे शफाफ तरीन प्रोजेक्ट है, और इस पे उंगली उठाना बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि इसमें सूबाई हुकूमत किसी तौर पे इन्वॉल्व नहीं है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने कंट्रैक्टर को भी उसी ने हायर किया है, कंसल्टेंसी भी उनकी है, और बिलिंग भी वही करते हैं। तो मुझे हैरत हो रही, आप उससे पूछे नहीं, जिस अखबार ने खबर लगाई इसका मतलब है वो खबर गलत लगा रहा है, मिसलीड कर रहा है, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? देखिए आपने अखबार में खबर पढ़ ली, उस पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला कल या परसों उस अखबार के खिलाफ हम बाकायदा डैमेजिंग सूट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकायदा उसके खिलाफ अदालत कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये बड़ा आसान का कहना होता है कि बाहर बैठकर कोई भी कह दे जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें इतनी करप्शन हुई है। कोई एक पाई की करप्शन तो साबित करे ना, बता दे कि यहाँ पे हुई है, तो इस मद में हुई है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पूछा सर, कहीं पे तो बता देना। तकाजा भी यही था कि बजाय इसके कि इसको वन साइडेड रिपोर्ट किया जाता, आपसे पूछा भी इसीलिए ताकि आपने इसकी ये तस्दीक कर दे या तरदीद कर दे। आपने मैं मशकूर हूं आपका सर, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने पूछ लिया, और ये यही होती है सहाफत के कम से कम अगर यही तरीका होना चाहिए। आप रिपोर्ट करें, या जिस अखबार ने रिपोर्ट किए, जिस अखबार ने खबर रिपोर्ट की है उसको भी आपसे पूछना चाहिए, वन साइडेड की है उसने। जी देखिए, जहाँ तक ये बात है करप्शन वाली, तो करप्शन के हवाले से यहाँ पे जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि BRT में जहाँ पे करप्शन की बात हो रही है, तो करप्शन के हवाले से क्या सराहियाँ हैं यहाँ पे मुख्तलिफ हवामी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में, और कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जो है ये बात चल रही है कि शायद इसमें करप्शन हो चुकी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करप्शन अभी तक साबित हो चुकी है। कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं है कि जिनकी बिना पे हम ये कह सकें कि इसमें जो है किक्स बैक्स लिए गए हैं, इसमें करप्शन हुई है, इसमें कमीशन जो है ना, तो इस हवाले से चीमें तो हो रही हैं, यहाँ पे क्या सराहियाँ हो रही हैं, लेकिन ये जो ना हतमी सबूत के साथ तो ठोस दलाइल के साथ जो नहीं, ये बात करना। चीज अर्ज करता हूँ, ये मौकफ मेरा नहीं था। यहाँ पे बैठे शौकत साहब ये इस बात को विंडिकेट करेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा बशमूल इमरान खान साहब बारहा कह चुके होते हैं कि नंदीपुर पे ये आपकी स्टेटमेंट्स है कि जो प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डिले पे डिले होता जाए, इसका मतलब उसमें करप्शन हो रही है। ये आपके तरीके साहब के अपने रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स हैं आफाक साहब। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी ये कि आसाराइयाँ जारी हैं। ये और ये कहा जा रहा है कि 6 बिलियन रुपए लिए गए हैं, 7 बिलियन रुपए लिए गए हैं, ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस मूवमेंट पे और इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, तो अब तक ये करप्शन साबित नहीं हो चुकी। ऐन मुमकिन है कि आगे जाके देखें, इस मंसूबे की तहकीकात और तफ्तीश नेब भी कर रही है। अब अगर नेब ने इस चीज़ को साबित कर लिया और उनके पास जो है कुछ ऐसे शवाहिद आ गए, तो फिर हम अगले उसमें जो ना मुस्तकबिल में जाके कह सकेंगे कि इसमें करप्शन हुई थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक बात मैं वापस यूसुफ ज़ई साहब की तरफ आता हूं। यूसुफ ज़ई साहब, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूं, मैं दोबारा आऊंगा सर, मैं दोबारा आऊंगा। यूसुफ ज़ई साहब, करप्शन नहीं हो रही, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लिया, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मिसमैनेजमेंट तो सर बहुत ज्यादा हो रही है ना। अभी 23 मार्च की डेट थी, वो भी आप मीट नहीं कर सके। अब पता नहीं कब की डेट मिलती है, तब पता नहीं आप क्या करते हैं। आपको अपना ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी घर वापस भेजना पड़ा, ट्रांसफर करना पड़ा, क्योंकि आप मुतमिन नहीं थे। देखिए, वज़ीर आला साहब जो मौजूदा वज़ीर आला है, इसकी ख्वाहिश है कि BRT जल्द से जल्द मुकम्मल हो और जितना मतलब ये कि एफिशिएंटली काम किया जा सके करें। और इसी वजह से वो हर हफ्ते में एक विजिट कर देते हैं। और जो उनको ब्रीफिंग मिली 3-4 इजलासों के दौरान, उसमें उनको यही कहा गया था कि जी 23 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। वो बार बार पूछते रहे कि देखो मुझे वो डेट दें जिसमें मैं आवाम को बता सकूं। तो उन्होंने कहा जी 23 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। कौन है जो गलत? ये देखिए, उनकी तरफ से गफलत का मुजाहरा है। आप वजीर हैं, कौन है जो गलत ब्रीफिंग दे रहा है? कौन है जो मिसलीड कर रहा है वजीर आला को? पकड़े ना उसको। मैं अर्ज कर रहा हूँ हैदर भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से वज़ीर आला कोई एक्शन उठाना पड़े। और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DG, ये कोई आम आदमी नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे होते हैं, इनको हटाना पड़ा ओहदों से, क्योंकि वज़ीर आला का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है। वो कहते हैं मैं इनएफिशिएंसी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये उनको खुद एहसास है कि आवाम के लिए ये प्रोजेक्ट है और अब जितना जल्दी मुमकिन हो सके बने, क्योंकि डेफिनेटली आवाम को इससे तकलीफ है। हम भी सुबह जाते हैं दफ्तरों में, हमें प्रॉब्लम्स है। तो ये वज़ीर आला की ख्वाहिश है कि वो जल्द, और इस पे
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, आपका भी आफाक साहब। उम्मीद करते हैं ये मंसूबा जल्द मुकम्मल हो, पेशावर की आवाम के लिए तकलीफें बढ़ेंगी और कुछ नहीं। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।